जी बैठ। नहीं नहीं है जी। अध्यक्ष जी उत्तर मैं दे रहा हूँ इसका। एक मिनट उत्तर में दे रहा हूं। आप कुंडू जी बैठ जाइए, आपका समय हो चुका। नहीं आफ्ताब जी बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं सर, जो कौशल रोजगार निगम के तहत 10-10 साल से शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे कार्यरत थे ठेकेदारों के तहत, उनको निकाल के और ठेकेदारों द्वारा ही नई सूची डाल के उनको, मतलब 10 साल के उनका जो कार्य वो था अनुभव, उसको भी नजर, ये मतलब इसकी सच्चाई है। मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो लगे हुए थे वो हर रोज धरने पे और प्रदर्शन पे कि उनके नाम बदल के और उनकी लिस्ट को चेंज करके, ये पारदर्शिता है इसके HRKM की कि उनकी नजरअंदाज कर दिया गया उनके क्राइटेरिया को। तो इस तरीके से तो फिर ये बिल्कुल ही सारा उसके भविष्य के उसके बच्चों को जो है, उनको यही नहीं पता कि कितने दिन के बाद, इतने 10 साल के बाद भी उनको तो निकाल दिया, और जो 6 महीने से थे उनको कर लिया गया। और वही ठेकेदारों जैसे भगत फूल सिंह का बताया इस तरीके का ये करा गया। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें बिल्कुल बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई। अध्यक्ष महोदय, पहला विषय तो ये है कि आज के जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं ये केवल HKRN को लेकर के ही हैं, ना कोई HPSC को लेकर के हैं, ना कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के हैं, ना बेरोजगारी को लेकर के हैं। थोड़ा सीमित रखेंगे तो उसमें थोड़ा सबकी संतुष्टि भी होगी, जो प्रश्न चाहिए। 1 मिनट। ऐसे नहीं अरविंद जी, ऐसे बिल्कुल नहीं, नहीं बिना पूछे नहीं, नहीं। आप चल बैठिए। तो इसलिए एक तो विषय है। दूसरा मेरा कहना है कि HKRN एक विशेष पर्पज से बनाया गया है, और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें न रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का PF जमा नहीं कराया, किसी को ESC की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। तीसरा, ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग, उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए, और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। बल्कि एक जांच का विषय हम जांच करेंगे कि जो पहले भर्तियां आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका ना तो कहीं हमारे HR डिपार्टमेंट में HKRS में कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से DD उसमें से जाती हैं। वो तो ठेकेदारों के माध्यम से उनको पैसा इकट्ठा जाता है, वो आगे दे देते हैं, नाम की लिस्ट देते हैं। हजारों लोग अभी भी बकाया हैं जिनके नाम पोर्ट भी नहीं कर रहे वो, और वो मिल भी नहीं रहे, कोई शिकायत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है नीचे कोई गड़बड़ ठेकेदारों के लेवल पर रही होगी कि नाम कितने ही दे दिए, लगाए कितने, और उसमें फिजिकली लोग हैं कि नहीं हैं, ये भी एक हमको ध्यान में आ रहा है। लेकिन जांच का विषय भी करके बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में ये सारा डाटा भी आपको बता सके। एक बहुत बड़ा ऐसा जो गलत दिशा में एक विषय चला हुआ था, उसको ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। हर साल 1-1 साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे HPSC HSSC के, तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता, मिनिमम योग्यता इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए TGT की ये योग्यता वो पूरी करें, PGT के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें, और साथ में उनका HTET का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी उसमें अभी
क्योंकि एचटेट की लोग नहीं थे तो उस समय उन्होंने कहा कि जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा एचपीएससी में एसएससी में टाइम ज्यादा लगता है। भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने साल भी लगते हैं, हम और आप सब पहले करते रहे हैं। ये इंडेंट के 15 दिन में 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो, या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो। पीएन भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कहीं टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे। तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। अभी तो मोटे रूप से 2 बड़े ग्रुप अध्यापकों के किए थे और उसमें एक कठिनाई आई थी। क्या? पहले तो एचटेट की कंडीशन लिख के नहीं दी थी, बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें तो एचटेट होना चाहिए था। हमने उसमें बिना एचटेट के भी कुछ उनको मार्क्स दे करके उनके जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, यानी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी उसके मार्क्स उतने ही 20 नंबर एचटेट का है तो 20 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी तरीके से लेकर के टेम्परेरी है पढ़ाना है बच्चों को, बाद में जैसे पक्के आएंगे उनको अलग करेंगे। फिर सेकंड टाइम में एचटेट ले लिया, लेकिन बाद में ये एचकेएन के लोगों ने कहा कि वो तो एचटेट डिपार्टमेंट के हिसाब से होता, हर एक डिपार्टमेंट का अलग एचटेट का पेपर होता है। ऐसी जानकारी मेरे लिए भी पहली बार है। उसके कारण से कुछ बच्चों को ऑफर लेटर देने के बाद भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जा सके, जैसे 9 तारीख और 12 तारीख की बात बता रहे हैं, उसमें से ऐसे कुछ हैं। तो 600-700 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गया है। 2000 सिलेक्ट हुए थे, 1400 के लगभग ज्वाइन हुए, 600 लोग अब इसमें रह गए। आगे उनकी जैसी आवश्यकता होगी उनकी मेरिट के हिसाब से जो फाइनल मेरिट है उसको सिलेक्शन में फिर आ जाएंगे तो फिर लगेंगे। तीसरा, कोई एग्जाम नहीं है इसमें, मेरिट एग्जाम से तो नापी जा सकती है। या तो क्राइटेरिया क्या है, प्राथमिकता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके सामने विषय रखा जाता है, वहां वो क्राइटेरिया प्रायोरिटी तय करते हैं। क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन तो अनिवार्य है ही है जो मांगते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, एक तो जितना लोकलाइज्ड हो सके उतना लोगों को लेना चाहिए। ये जो ट्रांसफर आता है थोड़ी तनख्वाह का आदमी और 200 किलोमीटर दूर उसकी बारी आएगी, हो सकता है प्रारंभ में तो कह दे हाँ ठीक है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं है, घर खाली बैठा है, वो 100-200 किलोमीटर दूर के भी हाँ करेगा। बाद में वही कहेगा मेरी थोड़ी तनख्वाह है जी, वो आपके हमारे सबके पास जाएगा, मुझे तो घर के पास चाहिए। तो हमने जो लोकलाइज्ड लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी है। दूसरा, जो गरीब परिवार है, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिसकी तुरंत आवश्यकता है, नई पक्की नौकरी भी मिल रही, तो जब तक नहीं मिलती तब तक यहां एडजस्ट हो जाए। तो उसके अंदर जो 1 लाख से भी नीचे क्राइटेरिया जिनका है, यानी परिवार की इनकम, अब आप कहते हैं कि किसने तय किया? देखिए, परिवार पहचान पत्र में बहुत पारदर्शी तरीके से हमने 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है, और 70 लाख परिवारों में जिनकी गरीबी रेखा से नीचे, वो भी हरियाणा में ही तय की है पहली बार, जो अभी तक 1,20,000 रुपये वार्षिक थी, 10,000 रुपये प्रति महीना, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रख दिया, ताकि और थोड़ा लेवल यानी गरीबी रेखा का ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा लोग इसमें समाहित होंगे। और ये परिवार अब लगभग 30 लाख के आसपास है। जो हमने कल भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो राशन कार्ड की बात कही है या और जो क्राइटेरिया कहा है, ये 30 लाख परिवार है। 30 लाख परिवारों में उस योग्यता का कोई व्यक्ति मिलता है। और आयु भी ये जो 30 और 35 साल के आसपास का है, इसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि इससे बड़ी आयु का व्यक्ति भी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है। और जो खास करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 30 साल तक 35 साल तक तो फिर भी अपने एजुकेशन का न्याय कर सकता है। बाकी चीजें बड़ी आयु का व्यक्ति शायद उतना न्याय, हमने हालांकि 45 साल 47 साल भी आयु रखी हुई है, रिजर्वेशन में 47 साल है। अब हम विचार करें कि 47 साल का एक व्यक्ति, उसको नौकरी देंगे और वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा? 8 साल बाद 10 साल बाद रिटायर होने वाला है वो। तो इसलिए एक आदर्श आयु की जो सीमा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो 30 और 35 साल का है, उसको प्रायोरिटी। लेकिन बाकियों को लगाना नहीं, ऐसा नहीं है, बाकियों थोड़े मार्क्स कम कर दिए। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। विचार आया कि जिला भी कई बार बड़ा होता है, अब सिरसा जिला, डवाली भी वही है और नाथुर चोपटा भी उसी में है, डिंग भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए, जिले में थोड़ा उससे कम दिए जाए, एडजॉइनिंग जिले में और कम दिए जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडजॉइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी टाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे।
इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए हैं, इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव। एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआरएन में शुरू में हम जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो हैं ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी की, एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट ही हैं, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट के अनुभव की सर्टिफिकेट कौन लेके कहां से आएगा? कोई आपके हमारे हाथ में है कुछ? किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी कंपनी से प्राइवेट का सर्टिफिकेट बना के लाएगा और फिर वो बाद में कहेंगे कि ये सब तालमेल हो गया, खेल हो गया। तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव भी हम मान नहीं सकते। तो ये अनुभव का विषय। फिर इसमें कल क्या होगा? आखिर जितना जायज है, 21 साल के बाद, 2 साल 4 साल बाद इसकी जगह कोई आएगा, ये हटेगा। अब सारी उम्र के लिए लगने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अच्छा सारी उम्र की चिंता है इसकी, वो तो पक्की नौकरी वाला ही सारी उम्र का उसका प्रावधान है। जो कच्ची नौकरी के, ठेकेदारी के या हरियाणा कौशल रोजगार के, इनको सारी उम्र के लिए हम कोई व्यवस्था बना नहीं सकते, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई स्टैच्यूटरी कोई प्रावधान हो सकता। एक साल मैंने बताया, वो 3 दिन का मैंने बताया, वो योग्यता के अंदर गड़बड़ हुई है। उसमें 600-700 लोग बचे हैं जिनकी योग्यता पूरी नहीं थी, लेकिन उनको ऑफर लेटर चला गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। केवल 12 तारीख को, जो आप बता रहे 9 तारीख को ऑफर लेटर गया होगा। ऑफर लेटर देखो, मेरे पास क्या लिखा उसमें? अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, पंचकुला के आदेश क्रमांक 6/12/2022 को पीजीटी 2 दिनांक 7/12/22 के अनुसार श्रीमती वाणिज्य प्रवक्ता रेगुलर नियुक्ति होने के कारण उन्होंने 9/12 को पूर्व ज्वाइन किया। जो 6/12 को ऑर्डर दिया था, इसने ज्वाइन किया था। अतः आप अपने दिनांक 9/12 को पूर्वी दोपहर कार्यभार से मुक्त किया जाता है। चलिए, 6 को ज्वाइन किया और मुक्त किया, तो अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है ना? अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये तो लिविंग का है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या लिखा? ऐसा वो ऑफर लेटर है। स्पीकर साहब, ज्वाइन किया जब तो मुक्त किया है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट बगैर अपॉइंटमेंट ज्वाइन कर लिया। ऐसा मैंने 6 तारीख को ज्वाइन किया, 9 को मुक्त कर दिया। अध्यक्ष जी, वो तो माना, अध्यक्ष जी मैंने पहले कह दिया है, कुछ गलतियां अगर हुई है उनको ठीक करेंगे। ऐसे जो केसेज हम देख लेंगे कि एक बार ज्वाइनिंग हुई है तो उनको वापस जो भी उनकी योग्यता होगी, आखिर हर योग्यता के लोगों की डिमांड तो आएगी। अभी इसके बाद जो और विभागों की डिमांड्स हैं, क्योंकि अध्यापकों का ही पहले 2 चरणों में अभी किया है, उसमें कठिनाइयां ध्यान में आई हैं। अब नए सिरे से जो कठिनाइयां उसमें आई उनको दूर करके मैं स्वयं, जो हमारे इस काम को देख रहे हैं, मेरे साथ डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना पांडुरंग, केएम पांडुरंग, इस सारे विषय को देखते हैं। मैं उनको कहूंगा कि इन कठिनाइयों को दूर करके आगे इसको ठीक करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि ये सारी हमारी बिल्कुल क्लियर कट है, और कहीं भी किसी की तरफदारी करके और कोई पर्ची देके लगता है, ऐसा मैं गारंटी से इसलिए कह सकता हूं कि सारे सिस्टम को समझ करके मैं क्या कर रहा हूं के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एचकेआरएन का एफआईआर दर्ज हुई है एचकेआरएन का। हाँ, इसीलिए कानपुर के मेडिकल कॉलेज में तो ये कितने होंगे नहीं, मैं पकड़ा जाए वो पकड़ा जाए भाई, जो कोई क्या होता आपका तो कोई हुई नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे उसमें नोटिस में नहीं है। एफआईआर एचकेआरएन के कारण से हुई है, तो इसकी जानकारी में लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई अभी नहीं पता तो बता देना, कार्रवाई करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कहीं इस प्रकार का जानबूझ के किसी ने अपने नाम उसमें घुसेड़ दिए तो उसकी कार्रवाई करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अध्यापकों के दोनों बार जो 2074 और 2049 इन लोगों की जब उसके अंदर अवसर इनको जिनको देना था उसका क्राइटेरिया समझ करके मैंने स्वयं बटन दबाया, और स्वयं बटन दबाने के बाद दोनों बार 10-10 लोगों से मैंने फोन भी किए। एक ने कहा जी नहीं अभी तो कोई समाचार नहीं। मैंने कहा फोन बंद करो, अपना फोन में देखो उठा के तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है। 5 मिनट बाद फोन आया, हाँ जी मैसेज आया है। तो इसलिए उनको हाथों हाथ
बटन दबाते हैं, हाथों हाथ उनको मैसेज पहुंचता, मैसेज ये पहुंचता कि आप फला जगह जाकर के आपको अपना वो डालना पड़ता, उनको अपना नंबर डालना पड़ता, फिर उनको स्कूल का स्थान पता लगता कि इस स्कूल में आप 15 दिन के अंदर जाके ज्वाइन करें। 15 दिन में ज्वाइन नहीं करता, फिर उनको मैसेज आता आपका नाम इसमें से खत्म काट दिया, क्योंकि ये लंबा समय का मामला नहीं है, हमने और भी नए लोगों को उसमें लगाना है। इसके बाद हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे इस क्राइटेरिया गरीबी के हिसाब से चलिए परिवार पहचान पत्र की बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है हम उसी में से ही जो योग्यता के लोग मिलते हैं पहली प्रायोरिटी है उनको देना। कोई इसकी लिस्ट इसलिए नहीं, इनकम है बेसिक और तो कोई मेरिट है नहीं, कई चीजें इनकम की है, कई चीजें इनकम की है, उसमें उसके हिसाब से आप बढ़ा रहे हो। नहीं देखिए, तो इनकम सर्टिफिकेट कौन दे रहा है ये मेरे को बताओ। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कैसे आ जाए, मैं बता रहा हूं, कैसे इनकम वेरीफाई मैं बता रहा हूं, आगे के लिए भी सुन लीजिए। हमारे 70 लाख परिवारों की 70 लाख परिवारों की किसके परिवार की क्या इनकम है, हम इसमें कई राउंड के अंदर उसकी वेरिफिकेशन करा चुके हैं। और जहां तक सर्टिफिकेट का विषय है, किसने पहचान की है, किसने इनकम, देखिए पहले तो एक लोकल टीचर लगा रखे थे, पहले उनको तो क्या मालूम है, मैं बता रहा हूं, या तो इनकम सर्टिफिकेट या तो इनकम का बता रहा हूं, ऑथेंटिक कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में, या तो तहसीलदार इनकम टैक्स देगा या इनकम टैक्स अफसर देगा। इनका मतलब मैं बता रहा हूं ना, पहचान पत्र की इनकम टैक्स सुन लीजिए हुड्डा साहब, सुन लीजिए, इनकम की बात बता रहा हूं। कल को रिट होगी, अरे रिट होगी तो मैं संभाल लूंगा, फालतू मिल गई तो बेचारा घर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये हम संभाल लेंगे। हाँ, परिवार पहचान पत्र में जो इनकम है, और आप सबको मैं निवेदन करता हूं, सभी हाउस को निवेदन करता हूं कि इनकम को लेकर के कभी भी कोई गलती आए तो एडीसी के पास भेजिए, एडीसी इसको वेरीफाई कराएगा, और एडीसी तहसीलदार से तो ऊपर ही होता है, एडीसी तहसीलदार से ऊपर होता है ना। एडीसी की वेरिफिकेशन के बाद उसकी इनकम दर्ज होती है, कोई अपने आप नहीं कर सकता। नहीं, शुरू कर रहे हैं, शुरू सुन तो लो। हम किसी सर्टिफिकेट पर आईडी और पहचान पत्र जिस तरह बने हैं, जितनी गलतियां हुई हैं, आप सबको मालूम है नहीं, हमारे को मालूम लग जाएगा, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। देखिए, या तो कोई हम उस हिसाब से नहीं चलते, कोई एक लिस्ट 2011 में बैठ के बना दी, नाम दे दिया SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और आज भी उसमें लाखों आदमी हमने जो काटे हैं जिनके राशन कार्ड, किसी की इनकम 4 लाख, किसी की 3 लाख, किसी के 5 लाख, और इन 11 सालों में जितने लोग एम्प्लॉई हो गए बेरोजगारों में से, सबके नाम उसमें थे, किसी ने कटवाया नहीं। आखिर 9 लाख लोगों को अगर कटा और 12 लाख नए लोगों को बनाया है, इसका मतलब 12 लाख लोगों का अधिकार कौन खा रहे थे? ये जो इनएलिजिबल 9 लाख लोग परिवार है, ये उनका अधिकार खा रहे थे। अब आगे ये सारा विषय डायनेमिक रहेगा। पेंशन कट गई 5 लाख, तो पेंशन क्यों बनवाई? सवाल तो ये है, जब आपने 2 लाख रुपया सेल्फ डिक्लेरेशन पे होनी चाहिए, 2 लाख रुपए की ये आपने बनाई थी, उसके अंदर पहचान के भी परिवार पति पत्नी की इनकम बुजुर्ग की 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमने नहीं बनाया। उसके बाद भी आपके समय भी हम भी उसको शुरू में चेक नहीं कर पाए, 4 लाख 3 लाख 5 लाख सब परिवार। जितने साल में रहा उतने साल आपको हो गए, अब मेरी बात कह रहे हो। नहीं, वो तो मैं क्या करते रहे आप? अपनी भी कह रहा हूं, क्या करते रहे? मैं आपकी भी कह रहा हूं, अपनी भी कह रहा हूं, लेकिन अब गलत काम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहस की बात नहीं है, गलत बात कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तजर्बे से सीखना चाहिए कुछ। मेरा तजुर्बा, मेरे तजर्बे सीखो। गेस्ट टीचर भर्ती किए थे, इस तरह जिस तरह आपने लिया, आज तक उनके बेचारे को लेकर नहीं हुई, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं है। ये हुड्डा साहब आप या तो क्या कह रहा हूं? नहीं, या तो एक छोटी बात सुन लो, एक छोटी बात सुन लो। आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो, वही मैं कह रहा हूं आपको, वही मैं कह रहा हूं, आईना खुद तो देखो। वही मैं कह रहा हूं, आईना तो आपने उठाया, दूसरों आईना तो, और मैं उठा दूंगा आपका आईना, तो छोड़ो इस बात की। मैं लेकिन अपने ऊपर आईना उठा के देखो क्या कंसर्न हूं, आपसे नहीं हूं। मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से हूं, जिसके साथ खिलवाड़ हो रही है। हम युवाओं को ये कौशल युवाओं को नौकरी देना, रोजगार निगम जो है, हमारा काम के साथ खिलवाड़ है।
जब देंगे। ये आपकी तरह नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी तरह नहीं है। अच्छा काम करो तो मेरे बात करके सीएमआई के साथ फोटो छुपाते रहते हैं और उनको कहते हैं 36%, 40%। आमने सामने नहीं है, एक बार आप बोल लीजिए। आप एक बार अगर आपने मेरे को क्या नहीं आप अपना पक्ष रख लीजिए। कह रहे हैं मैं खड़ा बैठा सुनता रहूं। अगर नहीं वो मेरा नाम लेकर मैं बैठा सुनता रहूं। नहीं सुनने की बात नहीं है, आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आमने सामने वैसे बहस करना ठीक नहीं है। आप बोलिए, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। और जब मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो फिर मेरा निवेदन है। मैं तो शुरू में कह दिया था, फिर इन्होंने वो मुद्दा उठाया, फिर और नहीं, जब एक बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि आप बीच में इंटरफेयर ना करें, बीच में इंटरफेयर ना करें। हाँ जी, आप कोई वो मान रहे हैं कि सुधार करने की होगी, जरूर करेंगे। मैंने बताया कि कोई कमी रही है उसको सुधार करेंगे, लेकिन केवल इसलिए कि हमने किसी बात का यानी केवल विरोध करना है, वो विरोध करने के लिए। और मैं एक और बात बता रहा हूं, हमारे सारे समय में जितने काम हुए हैं उसमें कुछ शब्दों का कटाक्ष हमारे विपक्षी मित्र करते हैं। क्या करते हैं? हम आएंगे पीपीपी को खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्ट उड़ा देंगे, हम आएंगे मेरिट वेरिट को फाड़ के फेंक देंगे। मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात पूरी सुन लो, उड़ा साहब मेरी बात पूरी सुन लो। नहीं मैं तो मेरी बात बोल लेना, तो फिर उसके बाद आप बोल लेना। मेरी बात सुन लो, बोल लेना ना, मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी सुनो। मैं आज इस सदन में बहुत ही दावे से कह रहा हूं कि जितनी बार ये ज्यादा बोलेंगे कि पीपीपी खत्म कर देंगे, मेरिट वेरिट को फाड़ देंगे और ये सब टाइटल, अरे आपने नहीं कहा, किसी और विपक्ष, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग खाली ये नहीं है, विपक्ष के लोग और भी हैं, विपक्ष के लोग ये हैं और कह रहे हैं कि पोर्टल वोटल सरकार भी पोर्टल से चला लेना, विधानसभा भी पोर्टल से चला लेना। विधानसभा तो नेवा से चल रही है, ये पोर्टल से ही चल रही है और ये पोर्टल तो खूब लागू करेंगे। इन पोर्टल से ही ये भ्रष्टाचार का जो खाना है ये सब खत्म करेंगे और ये पोर्टल के माध्यम से ही जो बेरोजगारी, मैं कह रहा हूं हमने इतना कर दिया है कि इसकी तकलीफ इतना कर दिया है कि तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग एक फौज खड़ी हुई थी, जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए गिरा रही है कि लोग बेरोजगार हो गए। तो इस बेरोजगारी की लंबी लाइन जो उस प्रकार के लोग हैं उनकी सबकी लगने वाली है। एक मिनट उनको बता, मुख्यमंत्री जी मलिक साहब भगत मत बनो, आपके लीडर खड़े हैं, इतनी भारी प्रदेश में कोई पहचान नहीं किसी, आपके लीडर खड़े हैं, वो आपका, लेकिन मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूं। कुंडू साहब ने कहा है, हमारे कुंडू साहब ने कहा है कि अध्यापकों की भर्ती, वो मैंने सारी बात बता दी है। उन्होंने कहा कि पीएन के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन के लोग भर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी खुली भर्ती, और वैसे बोलते रहोगे बीच में, बैठ जाइए आप। पहली बात तो यह है कि हमने इस प्रकार की भर्ती के लिए उसमें अलग से नहीं जाता है कुछ भी, कोई एक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो लोग भरते हैं एक्सपीरियंस के लोग पहले लिए जाते हैं, बाद में उसमें जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिए जाते हैं, क्वालिफिकेशन के नाते से कोई भी नौकरी होती है, मेरिट का मतलब होता है उसकी हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको दी जाए। क्योंकि आज कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी भी सरकार में नहीं, अपने में नहीं, कि इस नौकरी के लिए इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन के लोग नहीं लिए जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है और अपनी मर्जी से ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला लोअर मेरिट पर, लोअर एक कैटेगरी की सर्विस पर आना चाहता है तो उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए खुला है,
उसके लिए खुला है मैदान। क्या कि वो अपनी आगे की नौकरी के लिए, जो पहले कभी होता था कि किसी भी डिपार्टमेंट से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, हमने एनओसी का प्रावधान खत्म कर दिया कि उसको एनओसी नहीं लेनी है। कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो चाहे एचसीएस आईएएस भी बनना है तो सूचना देता जाए और आगे बढ़ता जाए, सूचना देता जाए, आगे बढ़ता जाए। लेकिन प्रारंभ में जीवन स्टार्ट करने के लिए अगर उसको छोटी नौकरी भी मंजूर है, वो लेगा, उसके हित में, उसकी सुविधा में। अगली बात, एचकेआरएन में भी जब ये कई तरह की पोस्टें आएंगी तो हमने ये भी नियम बनाया हुआ उसमें कि पहले हायर एजुकेशन की पोस्टें उसको भरा जाएगा। मानो अगर 10 पोस्टें एमए के लिए उपलब्ध हैं तो एमए वालों को उसका अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बीए वालों की उपलब्ध हैं तो बीए की उसमें एमए भी आएगा, बीए भी आएगा। इसके बाद +2 की हैं और बचे हुए अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट +2 की लेना चाहते हैं तो उसमें भी अवेल करेंगे। इसलिए हायर एजुकेशन के लोगों को प्रायोरिटी से पहले उनको नौकरी दी जाएगी, बाद में जो उपलब्ध हैं उसके बाद उनको मिलेगी। तीसरा, हम एचपीएससी दिस रिजर्वेशन फॉर एससी ओबीसी वो क्यों नहीं फॉलो करने हैं बाकी जगह? नहीं, इसमें करते हैं। क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोगों को उसमें से निकाल के दिया जाता है। अगर मानो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, सपोज एससी 20% हो गए, बीसी ए, बीसी बी 11 और 16 जो है उनके लोग लिए जाते हैं। इसके बाद जब रिजर्वेशन की कैटेगरी के लोग पूरे हो जाते हैं, फिर शुरू से लेकर नीचे तक ओपन में सबको लिया जाता है। उसमें जनरल भी आएगा, उसमें एससी बीसी भी बचा हुआ वो आएगा, उसमें ये भी आएगा अपना बीसी के भी लोग आएंगे, बीसीए बीसीबी एससी। तो इसी कारण से अभी तक एचकेआरएन में जितनी भर्तियां की गई हैं उसमें 37% जो है वो एससी के लोग हैं, 37%। बीसी बीसीए 27.4 है, 27 चाहिए, इसलिए वो कहीं कम नहीं हुए। हां, यदि कहीं फिक्स्ड है, वो तो अपनी मेरिट पे हो गए होंगे या अपने उसमें हो गए होंगे, लेकिन कोई उसका रिजर्वेशन तो नहीं है ना उनकी। देखिए, रिजर्वेशन के बराबर सुनिए, आज तो वैसे ही आगे जैसे भी आएंगे, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से ज्यादा उन लोगों की हाजिरी हो, ये हमारा वोट लेने पड़ा। ये नहीं, उनकी हाजिरी हो, ये हमारा प्रयत्न है। अगर उपलब्धि नहीं है, मान लो हमने पीजीटी में स्वाभाविक है पीजीटी के लोग वहां कम मिलेंगे एससी में, बीसी में। अब बीसी पूरे नहीं हुए तो आप ओपन कर लो, बीसी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या होता है सरकारी नौकरी में, उसका बैकलॉग छोड़ के आगे बढ़ाया जाता है। ये चूंकि टेम्पररी नौकरी है, हमें अर्जेंट आदमी चाहिए काम करने वाले। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में लोग नहीं है तो उसको सब में से भर करके उस साल के लिए लगा लिया जाएगा। आगे फिर जरूरत पड़ेगी, जितने प्राथमिकता के आधार पर जितनी उनकी रिजर्वेशन का है उनको लेकर के फिर अगर खाली बचती हैं तो कहीं से भी भरा जाएगा। हमको आदमी चाहिए काम करने के लिए तुरंत। हम उस इंतजार में रहेंगे तो वो इंतजार में फिर ये पोस्टें फिर खाली पड़ी रहेंगी, फिर इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको भर्ती किया जाता है। मैं बता रहा था लिस्ट की बात। लिस्ट इसलिए नहीं कि जो क्राइटेरिया तय कर लिया, उस क्राइटेरिया में अपर जो लोग आते हैं उनको सबको ऑफर लेटर भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई लिस्ट तो बहुत लाखों की बनेगी, सबको डाल ही नहीं सकते हम। तो जो क्राइटेरिया है उसमें जिनकी सिलेक्शन आ गई वो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर ने ले लेना है। हां, एक चीज जो अभी तक नहीं हो रही थी उसको हम करेंगे कि क्राइटेरिया के मार्क्स क्या क्या हैं, वो आज के इस विषय में ध्यान में आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। क्या कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के लोगों को कितना, इतने मार्क्स, एक 80 तक के कितने, इतने मार्क्स, एक